नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा फिर आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। और अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो प्रस्तावना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना। और प्रस्तावना में हमने देखा, पहले उसके कुछ उससे संबंधित फैक्ट जाने कि प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिकी संविधान में, भारत में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का आधारजात जो बेस था वो उद्देश्य प्रस्ताव था। उसको पूरा देखा, उसमें क्या क्या था, कैसे था, कब रखा गया था, उसको कब स्वीकार किया गया था, संविधान क्या प्रस्तावना बाध्य योग्य है या नहीं है, क्या प्रस्तावना संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं है, और क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इससे संबंधित सारी चीज़ें देखी। इसके बाद हमने प्रस्तावना को किस तरीके से लिख सकते हैं, उसमें क्या क्या हैं, क्या क्या प्रकार हैं उसके, किस तरीके से क्या क्या रखा गया है। तो हमने देखा कि प्रस्तावना में जो शक्ति का स्रोत है उसको देखा हम भारत के लोग। उसके बाद भारतीय प्रकृति के लिए हमने 5 जो प्रकार है दिए हुए हैं, 5 बिंदु दिए हुए हैं। सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसके बाद जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं, मूल्य हैं, लक्ष्य हैं, वो क्या क्या हैं उसको देखा। तो पहला देखा न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इसके अलावा हमने देखा स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5। विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस तरीके से हमने देखा। समता कितने प्रकार की? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके बाद हमने देखा बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता। और लागू होने की तिथि देखी, वो थी 26 नवंबर 1949 को। इस तरीके से हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे। और इसके बाद हमने जो लास्ट शब्द देख रहे थे वो था लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र। लोकतंत्र, देखो डेमोक्रेसी क्या होता है? कृषि, डेमोक्रेसी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेटिया। डेमोस का मीनिंग होता है लोग, क्रेटिया का मतलब होता है शासन, रूल। तो इसका मतलब हुआ लोगों का शासन, लोगों का शासन। शब्द की दृष्टि से इसका जो अर्थ निकला वो निकला लोगों का शासन। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें लोग स्वयं अपने ऊपर शासन करते हैं। और आपने अब्राहम लिंकन की परिभाषा को पढ़ा होगा 9th 10th 11th वगैरह में, इनमें कि जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जब जनता अपने ऊपर शासन करती है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? लोकतंत्र। यानी जनता, लोग, या जो अपने ऊपर खुद ही नियम बनाते हैं, खुद ही लागू करते हैं और खुद ही अपने ऊपर शासन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। परंतु थोड़ा सा अब इसे विस्तार से देखेंगे कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो देखो, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो जैसे समझते हैं हम, जैसे कोई एरिया है, कोई राज्य है, कोई स्टेट है, वहां के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यानी एक जगह इकट्ठे होते हैं, वो एक जगह मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं और उसे क्या करते हैं? लागू करते हैं। क्या करते हैं? लागू करते हैं। अब देखो, जब एक जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। तो यानी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो कैसे देशों में संभव है? तो ये छोटे देशों में संभव है। कैसे देशों में? छोटे देशों में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता
स्वयं शासक व शासित होती है। शासित होती है यानी जनता अपना शासन कैसे करती है? स्वयं करती है। कैसे करती है? स्वयं करती है। उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें और भी इसकी विस्तृत व्याख्या करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो भी होता है जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, तो जनता के बीच कानून को रखते हैं, ये कानून सही है या गलत है, और जनता को लगता है तो ठीक है उसको लागू कर देते हैं। अगर कोई कानून लागू कर दिया है तो जनता उसे वापस भी करवा लेती है, और जो प्रतिनिधि चुनती है जनता उसे वो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर वो जनता के उद्देश्यों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, जनता के हित में काम नहीं कर रहा है, तो उसे वापस बुला लेती है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखो अब ये कहां पर संभव होगा, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर संभव होगा तो वो देखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता स्वयं ही शासक और शासित होती है, यानी वो अपने लिए खुद क्या बनाती है? नियम बनाती है। अपने लिए क्या बनाती है? अपने लिए स्वयं नियम बनाती है। नियम बनाती है और उसे वापस भी कर सकती है और उन्हें वापस भी कर सकती है। उसे स्वयं क्या कर सकती है? वापस कर सकती है। इसे कहते हैं डायरेक्ट लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये संभव कहां है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां संभव हो सकता है? तो देखो भारत जैसे बड़े राज्यों में तो ये संभव हो नहीं सकता। भारत जैसे बड़े देशों में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो भारत का क्षेत्रफल इतना बड़ा है, भारत की इतनी जनसंख्या बड़ी है, इतनी अधिक जनसंख्या है, यहां पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, तो वो इकट्ठे हो नहीं सकते। और इकट्ठे कैसे होंगे? ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पूरे 125 करोड़ भारतीय इकट्ठे हो जाए, और वो एक दूसरे की भाषा को नहीं समझ पाएंगे। उनकी भाषा, संस्कृति, कल्चर, खान पान, रहन सहन सब अलग है, तो यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर संभव है? तो अगर बात करें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव कहां पर है, ये कहां पर हो सकता है, तो ये कहां संभव हो सकता है? तो जिनकी जनसंख्या क्या हो? जनसंख्या कम हो, क्षेत्रफल कम हो, और जनसंख्या कम होगी तो मतलब क्षेत्रफल भी संभव है, क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल क्या हो? कम हो, एक ही भाषा, धर्म के लोग हों, वहां पर संभव है, वहां पर संभव है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें दूसरी बात कहते हैं कि जो प्रतिनिधि जनता स्वयं चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जनता सरकार का निर्माण स्वयं करती है। क्या करती है? स्वयं करती है। यानी जो सरकार बनानी है उसका चुनाव कौन करेगी? जनता करेगी। उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो जैसे ये सरकार है, ये कौन है? जैसे ये प्रतिनिधि जनता से चुन के गए, और ये जो प्रतिनिधि जनता ने चुने, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? सरकार का निर्माण करेंगे। उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जनता सरकार का निर्माण स्वयं करती है या चुनती है, या क्या करते हैं, जिसमें जनता
सरकार को चुनने के लिए स्वयं वोटिंग करती है, स्वयं वोटिंग करती है। और अगर बात करें प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर है, तो उसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में और अमेरिका के कुछ कैंटों में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जैसे जनता ने ये अपने प्रतिनिधि चुन दिए। क्या चुन दिए? जैसे जनता ने हमारे यहां कौन चुनती है? एमपी और एमएलए को चुनती है। एमएलए और एमपी को चुनती है। किसको चुनती है? एमएलए एमपी को चुनती है। और ये एमएलए एमपी जाकर के किसको चुनते हैं? सरकार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहां तो क्या था, सॉरी अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष में तो क्या था, जनता स्वयं शासन करती है और अपने जो सरकार को स्वयं चुनती है। परंतु यहां पर क्या है कि जनता तो कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। किसको चुनती है? प्रतिनिधियों को। और ये प्रतिनिधि जाकर के किसको चुनते हैं? सरकार को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? सरकार को। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं या सरकार का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है साहब इसमें? जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं। सरकार को चुनते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखो साहब दूसरा, तो इसे क्या कहेंगे? फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहेंगे। यानी जनता के प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं, इसी कारण इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ये कहां पर होता है? जो बड़े देश हैं। कैसे हैं? बड़े देश हैं जिनमें अलग अलग भाषा के लोग पाए जाते हैं। अनेक भाषी लोग, अनेक भाषाई लोग होते हैं। वहां पर होता है कैसा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में अपना भारत। कौन? भारत, अमेरिका, ये क्या कहलाता है? यहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता स्वयं शासन चलाती है। क्या करती है? जनता स्वयं ही शासक और स्वयं ही शासित होती है। और वह अपने लिए स्वयं नियम बनाती है और उन्हें वो चाहे तो फिर समय अनुसार उन्हें वापस भी कर देती है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यहां पर देखें जनता
स्वयं सरकार का निर्माण करती है, जनता स्वयं ही शासन करती है, या सरकार कई क्या होता है कि जनता जो सरकार बनाते हैं, मंत्री वगैरह बनाते हैं, वो स्वयं उसका चुनाव करती है। दूसरा, जिसमें जनता सरकार को चुनने के लिए स्वयं वोटिंग करती है, यानी जनता स्वयं वोटिंग देती है। और ये कहाँ संभव होता है? जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो, क्षेत्रफल बहुत कम हो और एक ही भाषा धर्म के लोग पाए जाते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाता है। और इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड, और कुछ अमेरिका के कैंटीनों में भी पाया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां होता है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, क्षेत्रफल बहुत अधिक हो, यहाँ पर अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जाते हैं, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता। वहां पर कैसा होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव होता है। ये हुआ लोकतंत्र। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्लियर? डन। ठीक है साहब। और लोकतंत्र की परिभाषा है कि जो सरकार जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से भी निश्चित समय के लिए निर्वाचित करती है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अगर कम शब्दों में यह कहें, निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं। तो लोकतंत्र की क्या परिभाषा बनी? जब जनता सरकार को या शासन को चलाने वालों को, जैसे हम देखें भाई लोकतंत्र क्या है, तो हमने लोकतंत्र के प्रकार पढ़े और हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब सरकार को एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए चुनती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। देखो इसको देखते हैं कि जनता कौन? जनता प्रत्यक्ष भी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र कितने प्रकार का है? दो। जब जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुनती है? सरकार को, गवर्नमेंट को। यानी लोकतंत्र की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? सरकार से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सरकार से। एक निश्चित समय के लिए चुनती है, उसे क्या कहते हैं? टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे मान के चलो जनता ने सरकार एक बार चुन दी और फिर उसका बेटा सरकार चलाएंगे, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहेंगे, उसे राजतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। आपने एक बार चुन दिया, परंतु कैसे? निश्चित समय के लिए चुनो। तो जैसे हमारी सरकार है, क्या है? सरकार कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। कितने वर्ष के लिए? इसलिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या हुई निष्कर्ष रूप में? जब जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को निश्चित फिक्स टाइम होना चाहिए, निश्चित समय के लिए चुनती है, उसे ही क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। अब भारत में कैसा लोकतंत्र है? यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहते हैं? देखो भारत में अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, अपनाया गया है। और जनता किसको चुनती है? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसे प्रतिनिधि, यानी जनता किसको चुनती है? प्रतिनिधियों को। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। देखो, भारत में जो कैसा शासन अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपना क्या चुनती है? प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि आगे जाकर के किसका निर्माण करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं या सरकार को चुनते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। ये हुई साहब लोकतंत्र की परिभाषा। क्या हुई? लोकतंत्र की परिभाषा। डेमोक्रेसी को देखा। अगला शब्द है हमारा गणराज्य। कौन सा है? गणराज्य को देखते हैं। गणराज्य क्या होता है? गणराज्य गणराज्य रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या होता है साहब? देखो, इसकी अगर हम पहले देख लेते हैं, परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं, फिर आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। देखो, रिपब्लिक का मतलब है, गणराज्य का जो अर्थ है वो है जब राष्ट्र का प्रमुख और हमारे यहां राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्र का प्रमुख, हमारे देश में राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट महोदय। राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है, उसे गणतंत्र कहा जाता है। यानी देखो क्या है, जब राष्ट्र का प्रमुख, जो भी राष्ट्र का प्रमुख है, अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। किसी देश में राष्ट्रपति प्रमुख हो सकता है, किसी देश में प्रधानमंत्री प्रमुख हो सकता है। जब राष्ट्र का प्रमुख, और हमारे यहां राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। जैसे अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी।
और जो भी कार्य करेगा सारे वो किसके नाम से माने जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अब कैसा होता है? वो नाम मात्र का होता है, वो हमने पहले देखा था। परंतु किसका क्या होता है? राष्ट्र का प्रमुख। जब राष्ट्र का प्रमुख हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति। वंशानुगत ना होकर के, वंशानुगत का मतलब है कि एक कोई व्यक्ति है और उसका बेटा, उसका बेटा, उसकी बेटी आगे क्या बनेंगे? राजा महाराजा बनेंगे, सॉरी राष्ट्रपति बनेंगे, उसे कहते हैं वंशानुगत, जो पीढ़ी दर चलता है। वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा, या तो वो प्रत्यक्ष हो सकता है, कई देशों में राष्ट्र का प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति वहां पे कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है। रूप से एक निश्चित समय, फिक्स टाइम होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन दिया, परंतु फिर बाद में उसका बेटा, उसकी बेटी आगे आगे राष्ट्रपति बनते जाएं, तो ये फिर भारत गणतंत्र नहीं रहेगा, रिपब्लिक नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? राजशाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजशाही हो जाएगा। निश्चित समय के लिए क्या करती है? निर्वाचित करती है, फिक्स टाइम के लिए। तो हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है और 5 वर्ष बाद क्या कराया जाता है? फिर दोबारा से चुनाव कराया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र। समझ में आया? तो जब देश का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचित होता है एक निश्चित समय के लिए, उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप पर पहुंच गए कि हमारे यहाँ गणराज्य की जो अवधारणा है वो किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? राष्ट्रपति से। अब देखो, तो ये हुआ क्लियर। अब देखते हैं तो हमारा भारत गणराज्य क्यों है? क्योंकि हमारा राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक क्या है? गणराज्य है। यहां क्या कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि गणराज्य की अवधारणा, गणराज्य की या अवधारणा या शब्द अवधारणा, ये कहां पर है? हमारे यहां अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा हमारे देश में राष्ट्रपति से जुड़ी है। राष्ट्रपति से संबंधित है, संबंधित है। तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। भारत गणराज्य कब बना? भारत, सवाल है भारत गणराज्य कब बना? ऑप्शन नंबर 1 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अब कई बुकों में लिखा रहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। अब कई बुकों में रहता है कि गणराज्य 26 जनवरी 15 अगस्त को इसलिए मनाते हैं, इसलिए मना 26 जनवरी को गणतंत्र इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अरे भैया, गणराज्य की अवधारणा किससे जुड़ी है? राष्ट्रपति से। तो फिर से संविधान लागू होने से क्यों जोड़ रहे हो? अरे संविधान को तो इस दिन हमारा गणराज्य भी बना रहे थे, तो हमने कहा कि भाई गणराज्य भी बन रहा है और इस दिन संविधान को भी लागू कर देते हैं, रोक के रखा था। इसलिए जो गणराज्य की अवधारणा किससे जुड़ी है? राष्ट्रपति से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? राष्ट्रपति से। क्यों जुड़ी है ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे हम लिख सकते हैं क्योंकि
क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति ने, इस दिन, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला, कार्यभार संभाला, संभाला, क्या संभाला? कार्यभार संभाला। इसलिए क्या हुआ था इस दिन, मतलब क्योंकि इस दिन का मतलब है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य करना शुरू किया, पद को संभाला। चुनाव कब हो गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। ये हम संविधान सभा में पढ़ा चुके हैं। तो हमारा देश, अब यहां से एक और चीज निकल के आती है, वो क्या है? ये है कि भारत गणराज्य कब बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना, गणराज्य बना। ये हुई हमारी गणराज्य से संबंधित बातें। अब देखो एक पॉइंट, जैसे ब्रिटेन है, तो देखो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, परंतु ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। इसको देखते हैं एक बार। देखो लोकतंत्र है ना, वो भी दो प्रकार का हो सकता है, गणराज्य और राजशाही। लोकतंत्र भी इस आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है? दो तरीके का। जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, अगर हम इसको देखें तो ये दो तरीके का हो सकता है। नंबर एक गणराज्य, लोकतंत्र के साथ साथ वो क्या है? गणराज्य भी है। और दूसरा है राजशाही, राजशाही। जैसे लोकतंत्र को तो परिभाषा देख ली, गणराज्य का मतलब है जब देश का राष्ट्र प्रमुख क्या हो? वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित हो, उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। अब लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, वो कौन है? भारत है। देखो अब ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन लोकतंत्र तो है परंतु गणतंत्र नहीं है, क्योंकि यहां पर कैसे शासन चलता है? यहां राजशाही शासन है। कैसे है? राजशाही है। ये कौन है? इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन है, क्योंकि जो ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख है, जो ब्रिटेन की महारानी है, जो उसका राजा है, वो वंशानुगत होता है, उसका बेटा, उसकी बेटी, ऐसे चलता रहता है। उसका इलेक्शन नहीं होता, उसका चुनाव नहीं होता एक निश्चित समय के लिए। तो देखो हमारा भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, परंतु ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार है वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, परंतु वहां का जो राष्ट्र प्रमुख है, महारानी, वो जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती। इसलिए ब्रिटेन क्या है? लोकतंत्र तो है, गणराज्य नहीं है। इस निष्कर्ष रूप में लिखते हैं हम। भारत लोकतंत्र व गणराज्य, आप अगर कथन कारण आता है, क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित है। भारत लोकतंत्र व गणराज्य दोनों हैं, जबकि ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, परंतु
गणराज्य नहीं है, गणराज्य नहीं है। गणराज्य क्यों नहीं है? कथन कारण में कि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है, गणराज्य नहीं है। अब कारण आएगा, क्योंकि ब्रिटेन का राष्ट्र प्रमुख होता है, वो निर्वाचित नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो है परंतु गणराज्य नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन की प्रमुख महारानी या राजा बोल दो, जो भी होता है, ब्रिटेन की प्रमुख महारानी या राजा वंशानुगत होते हैं, वंशानुगत होते हैं। इसलिए ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है। देखो, भारत में लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, दोनों है, जबकि ब्रिटेन में केवल क्या है? लोकतंत्र है, गणराज्य नहीं है। क्या नहीं है? गणराज्य नहीं है। ठीक है। और ब्रिटेन की जो गणराज्य क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन की जो प्रमुख है महारानी या राजा, वो कैसे होते हैं? वंशानुगत होते हैं, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, इसलिए ब्रिटेन कैसा है? गणराज्य नहीं है। सीधी सीधी बात है कि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, भारत एक गणराज्य है। अब देखो, लोकतंत्र को और अगर आगे बढ़ाएं तो लोकतंत्र एक होता है राष्ट्रपति आधारित और एक होता है संसदीय लोकतंत्र। कैसा? संसदीय लोकतंत्र। तो भारत में जो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है। अब लोकतंत्र को और आधार देख लेते हैं, लोकतंत्र के और एक दो आधार देख लेते हैं। लोकतंत्र, अगर बात करें लोकतंत्र की, एक बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और इसे बोलते हैं अध्यात्मात्मक लोकतंत्र, या इसको दूसरा नाम है राष्ट्रपति लोकतंत्र आधारित। देखो क्या होता है, संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? संसदीय प्रक्रिया अपनाई जाती है कहां पर? भारत में। तो संसदीय लोकतंत्र के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? तो पहले तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, कौन है? सरकार। कौन है? सरकार। सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? विधायिका, या जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा। क्या कहेंगे? सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व पाया जाता है, प्रति उत्तरदायित्व पाया जाता है। यानी विधायिका इनसे प्रश्न पूछ सकती है, आप ये जो पैसा लिया वहां कहां खर्च किया, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर विधायिका के अनुसार नहीं चल रहा तो उनको वापस भी बुला लेती है। और जो सरकार होती है, दूसरी बात, जो कार्यपालिका होती है, देखो सरकार का मतलब है कार्यपालिका। सरकार का मतलब क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। क्या होती है? कार्यपालिका। दूसरी बात, जो कार्यपालिका का निर्माण होता है वो विधायिका में से होता है। जैसे हमारे यहां जो संसद है, लोकसभा है, क्या है? लोकसभा। तो जो लोकसभा है या राज्यसभा है, जो भी है, संसद है, तो जैसे लोकसभा में कितने मेंबर हैं? वर्तमान में 545। और राज्यसभा, देखो जो सरकार होती है वो उत्तरदायी तो किसके प्रति होती है? लोकसभा की। परंतु सरकार का निर्माण लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से भी हो सकता है हमारे यहां। जैसे बात करें
जो मोदी जी से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा से सदस्य थे, और इंदिरा गांधी जी भी कहां से थी? राज्यसभा से थी। तो ये तो प्रधानमंत्री की बात हो गई। अब जैसे स्मृति ईरानी थी, वो भी कहां से थी? राज्यसभा से मंत्री थी। तो कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरी आती है। तो सीधी सीधी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार का निर्माण होता है, किसका? गवर्नमेंट का निर्माण होता है या कार्यपालिका का निर्माण होता है। जो कार्यपालिका बनती है वो किसमें से बनती है? विधायिका से बनती है। विधायिका, या इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं संसद। यानी जो सरकार का निर्माण होता है, विधायिका का या कार्यपालिका का निर्माण होता है, कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। यानी जो सरकार होती है या कार्यपालिका होती है वो किसके सदस्य होते हैं? विधायिका के भी सदस्य होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कार्यपालिका का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट। कार्यपालिका के या कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से किया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से किया जाता है, विधायिका में से किया जाता है। अगर विधायिका का मतलब है हमारे यहां संसद, किसका? संसद। विधायिका का मतलब क्या है? संसद। तो देखो हमारे यहां जैसे संसद है, संसद के कितने सदन हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में जो 545 और राज्यसभा में 245, यानी जो सदस्य हुए टोटल 776। अब देखो हमारे यहां जो कहा गया है कि जो कार्यपालिका के या सरकार का निर्माण होगा वो इन संसद के सदस्यों में से होगा। ज्यादातर क्या होता है कि जो सरकार या कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है वो लोकसभा में से किया जाता है। किस में से किया जाता है? लोकसभा में से। परंतु राज्यसभा में से भी मंत्री और प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगर यह भी प्रावधान है कि वो संसद के दोनों ही सदन के सदस्य नहीं है, परंतु वो भी कार्यपालिका का क्या बन सकते हैं? अंग बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, परंतु उन्हें 6 माह में क्या होना चाहिए? संसद का सदस्य होना चाहिए। एक तो ये बात आ गई कि कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में से किया जाता है, और सरकार भले ही वो सदस्य प्रधानमंत्री किसी भी राज्यसभा का हो, परंतु वो उत्तरदायी तो केवल किसके प्रति होगा? लोकसभा के, यानी विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट देखें, इसमें अगला पॉइंट है कि विधायिका जब चाहे इन्हें वापस भी बुला सकती है, यानी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वापस बुला सकती है। तो ऐसे कह सकते हैं निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यानी इसमें एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता। विधायिका इन्हें अविश्वास के द्वारा कभी भी वापस बुला सकती है, सरकार को भंग कर सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं विधायिका कार्यपालिका को वापस बुला सकती है, वापस बुला सकती है। जब वापस बुला लेगी तो यहां पर क्या नहीं होता? निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हमारे यहां देखा होगा गठबंधन सरकारें होती हैं, कभी 2 वर्ष कभी 4 वर्ष के लिए, खासकर 1970 के बाद और 2000 तक, 80 से लेकर के लगभग 2000 तक ये सरकारें कैसी बनी? गठबंधन 2004 तक गठबंधन सरकारें बनी। कोई 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह रहा है, क्योंकि विधायिका जब बहुमत सिद्ध नहीं करना होता, बहुमत सिद्ध नहीं हो पाता, तो क्या हो जाती हैं? वापस आ जाती हैं। यानी हम कहें कि कार्यपालिका का कार्यकाल क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता, कभी भी वो क्या आ सकती है। इसकी आलोचना है, एक तरह से संसदीय शासन व्यवस्था की क्या है? आलोचना है। क्या है? आलोचना है, क्योंकि इसमें निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
क्या नहीं होता? निश्चित, वैसे तो निश्चित है 5 वर्ष, निश्चित कार्यकाल नहीं होता, काल नहीं होता। और वो निश्चित कार्यकाल है, वो ध्यान रखना कार्यपालिका का नहीं है, वो संसद का है, विधान लोकसभा का है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसे कभी भी वापस बुला लेंगे। तो इसकी एक तरह से ये क्या है, कमियां हैं संसदीय लोकतंत्र की, कि इसमें भाई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा, तो देखो वो लंबे समय के लिए योजना नहीं बना पाएगा और देश हित में सोच नहीं पाएगा। इसलिए जो संसदीय लोकतंत्र है एक तरह से इसकी आलोचना है, परंतु इसकी अच्छाई ये है कि ये निरंकुश नहीं हो पाती। इसका महत्व क्या है संसदीय लोकतंत्र का, कि ये क्या है महत्व, अगर यहीं देखें तो महत्व ये है, हाँ हमारे यहाँ उत्तरदायित्व तो पाया जाता है, इसलिए वो क्या नहीं हो पाती। हाँ ये कमियां हैं कि एक निश्चित कार्यकाल नहीं है, स्थायित्व नहीं है, क्या नहीं है, स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व नहीं है क्योंकि कभी वापस बुला सकती है, बहुमत नहीं रहा तो। इसलिए महत्व यह है कि इसमें क्या पाया जाता है, उत्तरदायित्व पाया जाता है, उत्तरदायित्व पाया जाता है और निरंकुश होने से बचाता है, निरंकुश होने से बचाता है। और इसकी आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू भाई सभी को, आगे इसको आगे बढ़ाएंगे कि जो लोग प्रेसिडेंट शासन क्या होता है, राष्ट्रपति आधारित जो लोकतंत्र है वो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।